आधुनिक हिंदी आलोचना में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का योगदान इस दृष्टि से महत्व का है कि उन्होंने साहित्य को परखने के परंपरागत काव्य शास्त्रीय प्रतिमानों को अपर्याप्त घोषित करते हुए कविता के आस्वादन और मूल्यांकन का नया प्रतिमान दिया। और ये प्रतिमान है काव्य भाषा का प्रतिमान। वे मानते हैं कि कविता के बनने में भाषा की प्रमुख और केंद्रीय स्थिति होती है, इसलिए काव्य भाषा ही आलोचना का वस्तुनिष्ठ और पूर्वग्रह मुक्त प्रतिमान हो सकता है। अपने इस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देते हुए उन्होंने मध्ययुगीन कवियों को काव्य भाषा के माध्यम से परखा और आधुनिक कवियों की काव्य भाषा की सृजनात्मकता का विश्लेषण करते हुए उनकी रचनाओं का विवेचन किया। काव्य भाषा का प्रधान उपकरण है बिंब। आचार्य शुक्ल का कहना है कि कविता में अर्थ ग्रहण से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। आधुनिक हिंदी कवियों के बिंब संबंधी वक्तव्य चर्चित रहे हैं। सुमित्रा नंदन पंत, निराला और केदारनाथ सिंह के बिंब संबंधी चिंतन विशेष रूप से महत्व के हैं। बिंब के महत्व को समझते हुए चतुर्वेदी जी ने उसे अपनी आलोचना में केंद्रीय स्थिति प्रदान की है। देखिए, बिंब को मुझे लगा कि एक प्रकार से आधुनिक कविता का केंद्रीय तत्व है। जब मैं कह रहा हूँ कि आधुनिक कविता का केंद्रीय तत्व है, तो मेरा अभिप्राय ये है कि कविता बनने की जो प्रक्रिया है वो बिंब में सबसे ज़्यादा आसानी से और विशिष्टता के साथ संभव होती है। अभी मैंने कहा और आप खुद अनुभव करेंगे कि कवि की अनुभूति, हर अनुभूति विशिष्ट है। अगर रूसो की बात माने तो जैसा रूसो ने कहा था कि हर मनुष्य विशिष्ट है, और अगर हर मनुष्य विशिष्ट है तो उसकी हर अनुभूति विशिष्ट है। तो यहाँ विशिष्टता विशिष्ट भी है और समान भी है। अगर हम विशिष्टता का दावा अपने लिए करते हैं तो दूसरों के लिए भी वही दावा करते हैं। तो ये जो समान विशिष्टता है, ये अनुभूति के बारे में भी उतनी ही सच है कि हर अनुभूति समान रूप से विशिष्ट है। अब ये विशिष्टता क्या है, इसे व्यक्त करने के लिए बिंब की क्षमता ये है कि बिंब हर बार नए तौर पर रचा जाता है। बिंब को थोड़ा मैं स्पष्ट भी करना चाहूँगा। एक तो ये है कि बिंब मूलतः अप्रस्तुत विधान है। बिंब का अर्थ केवल चित्रात्मकता नहीं है। कोई वर्णन अगर चित्रात्मक है, सूर्यास्त का या सूर्योदय का या मेले का या बाजार का या दफ्तर का, तो उस चित्रात्मकता को हम बिंब नहीं कहेंगे। बिंब कवि ने एक अप्रस्तुत विधान के लिए रचा, जो जहाँ प्रस्तुत कुछ और है। उदाहरण के लिए प्रसाद की कामायनी का एक छोटा बिंब हम ले सकते हैं। श्रद्धा की मुस्कान का वर्णन है, और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। मुस्कान की सूक्ष्मता के लिए एक बिंब लिया कवि ने कि सूर्य की किरण जो एक कोपल के ऊपर आकर थोड़ी देर के लिए ठहर गई है, तो कोपल की सलज्जता, उसकी ताजगी, किरण की लालिमा, और वो किरण बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएगी, उसकी क्षण भंगुरता, ये सारे तत्व मिले जुले हैं, संश्लिष्ट हैं, और इस संश्लिष्टता में ही बिंब का निर्माण होता है। बिंब का निकटवर्ती शब्द है प्रतीक। बिंब और प्रतीक के मूल स्रोतों की चर्चा करते हुए चतुर्वेदी जी कहते हैं, प्रतीक और बिंब में अंतर यही है कि प्रतीक जहाँ पर किसी एक सूक्ष्म भाव के लिए एक अपेक्षाकृत स्थूल उपकरण है, वहाँ बिंब अनेक उपकरणों का आपसी रिश्ता है। वो एक तरह का कॉम्पोजिशन है, वो दृश्य विधान है। जैसे अगर ये कहा जाता कि मुस्कान किरण है, तो ये प्रतीक होता। जैसे सूर्य प्रतीक है ज्ञान के लिए, अंधकार प्रतीक है अज्ञान के लिए, या किरण को प्रतीक हम कह सकते हैं
मुस्कान के लिए। यानी एक चीज के लिए एक तत्व हमने जब चुन लिया, एक अमूर्त भाव के लिए एक अपेक्षया मूर्त विषय को जब चुना, तो ये प्रतीक है या सिंबल है। और थोड़े दिनों बाद ये प्रतीक रूढ़ हो जाते हैं। हम सब जान गए कि अगर कलश है तो ये मांगल्य का सूचक है, अगर चांदनी है तो वो शीतलता की सूचक है, सूर्य है तो ज्ञान का सूचक है। तो जैसे सामान्य भाषा के शब्द रूढ़ हो जाते हैं, वैसे ही प्रतीक कुछ काल के बाद रूढ़ हो जाते हैं। बिंब चूंकि कई तत्वों से बनता है, मिलकर बनता है, इसलिए हर बार नया बनेगा। जैसे उदाहरण के लिए प्रसाद से ही फिर हम एक बिंब लें। प्रलय की छाया आपने पढ़ी होगी, उनकी लंबी कविता। उसमें कमला की मनस्थिति का वर्णन है, जहाँ कमला अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी होना, रानी बनना, साम्राज्ञी बनना स्वीकार कर लेती है। उस समय उसके मन की जो छटपटाहट है, वेदना है, उसका वर्णन कवि ने किया है और एक बिंब रखा है। कृष्णा गुरुवर्तिका जल चुकी स्वर्ण पात्र के ही अभिमान में, एक धूम रेखा मात्र शेष थी उस निस्पंद रंग मंदिर के व्योम में, क्षीण गंध निरवलंब। कमला के उस पराजित और टूटे हुए मन के लिए कवि ने एक बिंब चुना, जैसे धूपदान से अंतिम लहर उठ रही हो सुगंध की, धूप की। किसी बड़े भव्य भवन में वो सुगंध उठी सोने के पात्र में रखी हुई धूप से, और बीच में जाकर वो लटक गई है। ऊपर जा नहीं सकती क्योंकि नीचे का आधार नहीं है, नीचे लौट नहीं सकती क्योंकि नीचे भी कोई आधार नहीं। तो कमला कैसे अपने जीवन की दशा का चित्रण कर रही है, जहाँ सुगंध है, लज्जा है, आधारहीनता है, एक बेबसी है। तो इस स्थिति में ये बिंब, इससे बेहतर कोई उपाय नहीं हो सकता था कमला की मनस्थिति के चित्रण के लिए। भाषा के प्रधान उपकरणों बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से चतुर्वेदी जी रचना की गहरी छानबीन करते हैं। काव्य पाठ और पाठ विश्लेषण पर प्राचीन भारतीय परंपरा में बल दिया जाता रहा है। आज पश्चिम की नई आलोचना भी पूरा बल टेक्स्ट पर देती है। पाठ पर जोर देने का आधार है भाषा के माध्यम से रचना के अर्थबोध का मूल्यांकन और विश्लेषण। रचना विश्लेषण के माध्यम से चतुर्वेदी जी कविता के सूक्ष्मतर अर्थबोध को समझाने का प्रयास करते हैं। इस प्रसंग में निराला की कविता से कुछ उदाहरण मैं देना चाहूँगा, जिससे बात और स्पष्ट हो सकेगी। जैसी राम की शक्ति पूजा कविता है या सरोज स्मृति अपने ढंग की कविता है, वैसे ही कुकुरमुत्ता एक दूसरी तरह की कविता है। कुकुरमुत्ता प्रगतिवाद को एक प्रकार से प्रतिष्ठा देने वाली कविता है। कुकुरमुत्ता का विधान इसी तरह रखा गया है कि जहाँ गुलाब है और कुकुरमुत्ता है। गुलाब जो वैभव का, समृद्धि का, उच्च वर्ग का प्रतीक है। कुकुरमुत्ता जो अपने आप उगता है, जो सर्वहारा का सबसे अच्छा प्रतीक है। तो कुकुरमुत्ता और गुलाब के संवाद में निराला कहते हैं, या कुकुरमुत्ता उनका कहता है, अबे सुनबे गुलाब। अब आप कल्पना करिए कि जो राम की शक्ति पूजा की भाषा थी, जो शुरू हुई थी कविता, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर, या ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वीय। ये भाषा लिखने वाला कवि एकदम से बाजार की साधारण बोलचाल की भाषा पर उतर आता है और ये भंगिमा लेता है, अबे सुनबे गुलाब। तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि एक ही कवि ये दो विरोधी प्रकार के शब्दकोश का प्रयोग कैसे करता है। लेकिन निराला जैसे बड़े कवि के लिए ये एक बड़ी सहज स्वाभाविक बात थी। फिर उनकी कविता झींगुर डटकर बोला, या एक और प्रसिद्ध कविता है
जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, आओ आओ, आज अमीरों की हवेली, किसानों की होगी पाठशाला। धोबी पासी चमार तेली, खोलेंगे अंधेरे का ताला। एक पाठ पढ़ेंगे, टाट बिछाओ, जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, आओ आओ। तो ये प्रगतिवाद की, जन चेतना की सीधी कविताएं हैं। जैसी कविताएं आपको प्रगतिवाद के जो तथाकथित प्रसिद्ध कवि हैं उनमें भी नहीं मिलेंगी। राजे ने अपनी रखवाली की या चरखा चला, ये सभी कविताएं उस प्रगतिवादी दौर को बहुत अच्छी तरह प्रतिफलित करती हैं। प्रगतिवाद के बाद हम प्रयोगवाद के चरण में आते हैं और यहाँ भी आप देखेंगे कि कुछ कविताएं हैं जो बिल्कुल प्रयोगवादी भंगिमा की कविताएं हैं। चूंकि यहाँ दाना है, या सड़क के किनारे, या खिरनी के पेड़ के तले, ये कविताएं ऐसी हैं जो प्रयोगवाद की भंगिमा को पूरे तौर पर उभारती हैं। और उसके बाद जो सबसे नया काव्य आंदोलन, या कम से कम जो प्रतिष्ठित काव्य आंदोलनों में अंतिम है, वो नई कविता का है। नई कविता में निराला की एक प्रसिद्ध कविता है, वे किसान की नई बहू की आंखें। तो यहाँ भी बड़ा विलक्षण लगता है कि वे निराला जो सीता, जगत जननी सीता के नेत्रों को देख रहे थे, जब उन्होंने कहा खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन। राम की शक्ति पूजा का बड़ा मार्मिक और कोमल चित्रण है कि राम सीता के उन नेत्रों का वर्णन कर रहे हैं जिन नेत्रों में सदैव राम की छवि अंकित है। तो खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन, ये चित्रण करने वाला कवि एक बारगी देख लेता है कि उस भोली भाली बालिका, वो जो किसान की नई बहू है, उसकी आंखों में क्या भाव है। आशा है, संकोच है, कहीं कुछ भय है, कहीं कुछ उत्सुकता है। वे सारे भाव निराला उस भोली भाली बालिका के नेत्रों में पढ़ लेते हैं। फिर नई कविता के कई कवियों ने, जिसे कहते हैं, शब्दों का खेल किया, शब्दों की क्रीड़ा की। यहाँ भी निराला आगे है। निराला की एक प्रसिद्ध कविता उत्तरकालीन कविता है। 2-3 शब्दों को ही लेकर उन्होंने उसके विविध प्रयोगों से रचना रची। ताक कम सिनवारी, ताक कम सिनवारी, ताक कम सिनवारी, सिनवारी सिनवारी। कभी कभी लगेगा कि जैसे इनका कोई अर्थ नहीं। एक माने में अर्थ है भी, हल्का अर्थ है, लेकिन ज़्यादातर अगर अर्थ न भी माने तो ये एक तरह का तराना है। जैसे संगीत में तराना कहा जाता है कि अर्थहीन है, केवल लय के प्रवाह को प्रतिबिंबित करता है, उसी तरह ये संयोग से कुछ अधिक है निराला के उत्तरकाल की रचना। और यूँ हम पाते हैं कि आधुनिक हिंदी कविता में निराला आलाप से लेकर जैसे तराना तक स्वयं खुद हैं। काव्यानुभूति और सौंदर्यानुभूति के विश्लेषण के लिए वे जीवन की स्थितियों और अनुभवों को परखते हैं और रचना की निर्मिति और बुनावट को अर्थ और अभिप्रायों के संदर्भों में रखकर देखते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं वहाँ से भी देना चाहूँगा जिससे आप समझ सकें कि गद्य में कविता कैसे लिखी जाती है। जो विन्यास है वो पूरी तरह गद्य का है, व्याकरणिक दृष्टि से विराम चिन्ह उसी प्रकार चलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो लय है वो जो सामान्य बोलचाल की लय है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, इस भाषा में जितनी लय है उतनी ही लय से कवि अपना काम चलाता है। तो एक माने में जो सूक्ष्म से सूक्ष्म उपकरण है कविता का, उसे वो अपने लिए रख रहा है। उसने तुक छोड़ी, छंद छोड़ा, अलंकार छोड़े और कविता की लय है उसका भी परित्याग किया मुक्त छंद के माध्यम से। और अब मुक्त छंद में भी जो कवित्व छंद की लय थी उसे भी छोड़कर सामान्य गद्य की लय का वर्ण किया। उस गद्य की लय में रघुवीर सहाय की एक छोटी सी कविता है
एक रंग होता है नीला और एक वह जो तेरी देह पर नीला होता है। इसी तरह लाल भी लाल नहीं है, बल्कि एक शरीर के रंग पर एक रंग। दरअसल कोई रंग नहीं है, सिर्फ तेरे कंधों की रोशनी है और कोई एक रंग जो तेरी बाह पर पड़ा हुआ है। यहां कविता लय से नहीं बनी, अलंकरण और छंद का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो जिज्ञासा होगी स्वाभाविक, ये कविता बनी कैसे, कहाँ इसका अंतर है गद्य से। वहां मैं कहना चाहूंगा कि एक आंतरिक विन्यास है कविता का, एक तरह की टकराहट है जो कविता को बनाती है उस विन्यास में। और यहाँ ये टकराहट होती है रंग और रोशनी के बीच। रोशनी जहाँ सारे रंगों का समाहार हो जाता है, जो सप्त रंग हैं, स्पेक्ट्रम है, वो रोशनी में बदल जाता है और रोशनी में ही सातों रंग घुले हुए हैं। तो जो प्रेम की रोशनी है वो कैसे अपने भीतर तरह तरह के रंगों का वैविध्य लिए हुए है, जैसे इनकी टकराहट में, इनके आमने सामने होने में ही ये कविता यहाँ पर बनी है। तो रघुवीर सहाय की एक बड़ी उपलब्धि नई कविता के क्षेत्र में है, जहाँ वे गद्य के माध्यम से कविता से रचते हैं और गद्य कविता की एक नई उपलब्धि हमारे सामने रखते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि चतुर्वेदी जी की आलोचना दृष्टि भाषिक और रूप परक है। पश्चिम के नए आलोचकों आई.ए. रिचर्ड्स, एलन टेट, क्लिंट ब्रुक्स और विलियम एम्पसन की भांति वे रचना की, काव्य वस्तु की अपने ढंग से पैराफ्रेज करते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं। मध्यकालीन और आधुनिक कवियों की काव्य भाषा की सृजनात्मकता के विश्लेषण द्वारा चतुर्वेदी जी ने हिंदी आलोचना में एक नया मार्ग प्रशस्त किया। काव्य भाषा के माध्यम से वे सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और नैतिक जीवन संदर्भों की तलाश करते हैं। यही उनकी समीक्षा दृष्टि का प्रमुख सरोकार है।